हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड वीडियो है। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें देखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। Due to small size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpies is very high. This prevents it to form +3 ions. कितने आयंस बनाता है? +3 आयंस फॉर्म करता है। And forces it to form only covalent compounds. और वो कौन से compounds फॉर्म करता है? Covalent. But as we move from boron to aluminium, the sum of the first 3 ionization enthalpies of aluminium considerably decreases. तो जब हम इसकी बात करें तो बोरोन छोटे आकार के कारण इसकी प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी का योग बहुत ही उच्च होता है और इसमें न सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने से रोकता है बल्कि ये सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए भी बाध्य करता है, यानी बनाता ही है। बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ हम जाते हैं तो एल्यूमिनियम की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पी का योग घट जाता है। तो इस प्रकार आयन बनने की जो सामर्थ्य होता है, टेंडेंसी होती है, वो एल्यूमिनियम एक उच्च धन विद्युतीय तत्व है, ये दर्शाता है। चलिए अब हम वर्ग में नीचे डी और एफ कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश NS इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखता है और इस प्रकार बंधन में इनकी सहभागिता को नियंत्रित करता है। परिणाम स्वरूप पी कक्षक भाग लेते हैं, जैसे कि गैलियम, इंडियम, थेलियम आदि में +1 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देती है। चलिए तो अब इनका जो स्थायित्व, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो सबसे कम एल्यूमिनियम में, उससे ज़्यादा गैलियम में, उससे ज़्यादा इंडियम में और उसके ज़्यादा थेलियम में होता है। थेलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि +3 अवस्था जो होती है वो उच्च ऑक्सीकारक अवस्था होती है और ऊर्जा संबंधित कारणों से अपेक्षित +1 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उसके यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन आर मोर आयनिक देन those in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक आयनिक होते हैं। ये क्लियर हो गया है। इन टेट्रावैलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट्स like BF3 will be only 6. Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electrons to achieve stable electronic configuration and behave as a Lewis acid. The tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in the size down. The group BCl3 easily accepts a lone pair of electrons from ammonia to form BCl3 NH3। तो अब हम जब बात करते हैं BCl3 की, तो BCl3 में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन एटॉमिक नंबर इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 3। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और एक एक किसके हैं? क्लोरीन के। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी है? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो BCl3 है हमारा, ये BCl3 क्या करता है? NH3 के साथ कंबाइंड होता है। NH3 में
एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो 2 5 में 3 जो है, 3 तो हाइड्रोजन लग जाते हैं और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि इसके साथ में जुड़ते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है हमारा, ये Cl और NH3। इसी तरह का हम देखें तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डाइमर। इसमें स्टेबिलिटी कब आती है, जब इसके 2 अणु जुड़ते हैं। तो टेट्राहेड्रल शेप में कैसे जुड़ते हैं वो देखते हैं हम। एल्यूमिनियम, उसके साथ पे Cl3, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अब दूसरा एल्यूमिनियम ये ले लें, तो ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये इसके साथ में भी जुड़ता है और ये इसके साथ में भी जुड़ता है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है 79 डिग्री का, और ये वाला बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 118 डिग्री का। ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 101 डिग्री का। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 221 पैरामीटर। ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है 206 पैरामीटर। और शेप इसका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। In trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. For example, the trichlorides on hydrolyzed in water form tetrahedral MOH4 और ये माइनस। Species the hybridization state of element M, इसमें जो धातु तत्व होता है M, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, तभी उसमें टेट्राहेड्रल शेप आता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल। तो जब हम इसको एसिडिफाइड करते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में तो इसका जो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। और किस रूप में होता है, AlH2O6 -3 ion. In this complex ion, the 3d orbitals of aluminium are involved and the hybridization state of Al aluminium, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑक्टाहेड्रल में होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ें हमें याद रखना होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक इसका देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर यानी कि वायु के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में इसकी क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं हम। तो क्रियाशीलता की बात करें तो वायु के प्रति यानी कि एलिमेंट जो होता है E, वह ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है और वो बनाता है E2O3। तो E2O3 करना है तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे E2O3 बन जाता है ये। चलिए इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में करें तो बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी thin oxide layer on the surface which protects the metal from further attack। तो इसमें बोरोन जो होता है वो बोरोन एयर के प्रति कैसा होता है, अनरिएक्टिव होता है उसके क्रिस्टलाइन शेप में, जबकि एल्यूमिनियम जो होती है उसके ऊपर क्या करती है, एक पतली थीन लेयर बनाती है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, और वो लेयर बनने के बाद में वो मेटल को ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन से क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। एमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म B2O3। तो यहाँ पे वो E2O3 यानी कि बोरोन लेंगे तो B होगा, एल्यूमिनियम लेंगे तो Al2O3 होगा। तो इस तरह से वो B2O3 या Al2O3 फॉर्म करते हैं। चलिए विथ डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म्स नाइट्राइड्स। अब हमें इसी एलिमेंट को क्या करें, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाएं N2। तो En
कि 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 ई, तो ये 2 EN। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड्स varies down the group. Boron trioxide is acidic and react with basic oxides forming metal borate. Aluminium and gallium oxides are amphoteric and those of indium and thallium are basic. तो हम यहाँ पे बात करें तो बोरोन का जो ट्राइऑक्साइड होता है वो B2O3 जो है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। रिएक्ट विथ बेसिक ऑक्साइड्स, वो बेसिक ऑक्साइडों के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके वो बनाता है बोरेट्स। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो G2O3 और Al2O3 वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एंड इंडियम एंड थैलियम के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं ऑक्साइड्स। तो ये हमारी रिएक्टिविटी हो गई और उसका नेचर भी हमने शो ऑफ कर दिया है इसमें। चलिए अब हम देखते हैं इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। रिएक्टिविटी towards acids and alkali. तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कली। तो बोरोन does not react with acids and alkalis even at moderate temperature, but aluminium dissolves in mineral acids and aqueous alkalis and thus shows the amphoteric character. तो जो एल्यूमिनियम होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, यानी कि वो एसिड और अल्कली दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम प्लस HCl gives Al+3 प्लस Cl-1 प्लस 3H2, यानी कि वो H2 लिबरेट करता है। तो 3H2 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6HCl, 6HCl यानी कि Cl कितने हो गए 6 माइनस, और एल्यूमिनियम Al+3 तो यहाँ पे भी 2Al और 2Al+3। चलिए हाँ, अब ये Aluminium also react with aqueous alkali and liberate dihydrogen. तो एल्यूमिनियम के रिएक्शन हम अल्कली के साथ करवाएं NaOH, और एक्वेस है तो H2O भी लेंगे हम इसमें 6H2O। तो ये बनाएगा 2Na+ AlOH4 टाइम्स माइनस आयन प्लस 3H2। तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। तो सोडियम का नाम सबसे पहले बोलना होता है, तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। तो ये इसका नाम हो गया। चलिए अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। The elements react with halogens to form trihalides. तो जो एलिमेंट है हमारा वो X2, तो 3X2 के साथ में हम ले लें तो EX3, तो 2, तो ये भी 2, तो ये हमारा EX3 टाइप के ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं। तो ये इनकी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। तो स्पेशल ऐसा बोरोन में क्या है, तो सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड
in the chemical behavior of group 13 elements. The trichlorides, bromide and iodides of all these elements being covalent in nature and hydrolyzed in water. तो इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स, वो सभी के होते हैं ट्राइक्लोराइड्स, ट्राइब्रोमाइड्स, ट्राइआयोडाइड, ऐसे वो कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड बनाते हैं जो कि हाइड्रोलाइज होते हैं. तो लाइक टेट्राहाइड्रल MOH 4 टाइम्स एंड ऑक्टाहाइड्रल जो होगा वो कैसा होगा, MH2O 6. एक्सेप्ट बोरोन एग्जिस्ट इन एक्वेस मीडियम. तो बोरोन के अलावा सभी वो जलीय रूप में पाए जाते हैं. तो मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स. बोरोन के जो ट्राइहैलाइड जैसे मैंने पूर्व में बताया BCl3, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसी होता है, डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी होने के कारण वो मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं. बोरोन ट्राइफ्लोराइड easily react with Lewis bases such as NH3 to complete octet around boron. तो BF3 जैसे है हमारा, वो NH3 के साथ में रिएक्ट करता है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस तरह से BF3 NH3 और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसलिए एरो इस तरफ बनता है. ये It is due to the absence of d orbitals that the maximum covalent of boron is 4. चलिए, अब since the d orbitals are available with aluminium and other elements, the maximum covalence can be accepted beyond 4. तो अधिकतम कोवेलेंट जो वैलेंसी आती है वो कितनी आती है, 4 आती है. चलिए, अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन. बोरोन कौन से महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं. तो सबसे पहले जो होता है वो होता है बोरेक्स. इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स. सबसे पहला होता है बोरेक्स. बोरेक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सुहागा, और वैसे उसको बोरेक्स भी कहा जाता है. बोरेक्स पर सुहागा जो है वो प्रचलित नाम है. बोरोन का महत्वपूर्ण यौगिक है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है. तो ये सामान्य रूप से इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन. इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड फॉर्मूला इज Na2B4O7 10H2O. चलिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया. इनफैक्ट इट कंटेन द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स. अब इसमें जनरली देखा जाए तो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स कैसी होती है, B4O5 OH4 -2. At correct formula therefore is Na2B4O5 OH4 H2O. Borax dissolves in water to give an alkaline solution. जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है. तो कैसे बनाता है वो देखते हैं. Na2B4O7 plus 7H2O gives plus NaOH. Na2B4O7 ये किसका फॉर्मूला है, बोरेक्स का, और इसका जलीय विलयन यानी 7H2O. अब इसमें से क्या बनता है, तो इसमें से बेसिक यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है. तो NaOH प्लस H3BO3. NaOH तो यहाँ 2 Na है तो ये समझ में आ जाना चाहिए, 2 हमको लगाना है, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 7 दूनी 14. 14 इधर 14 करना है तो 2 तो है तो 12 चाहिए. तो ये यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 से. 4 दिया 12. तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है.
H3BO3 को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड। अब हम हीटिंग की बात करें। On heating, borax first loses water molecule and swell up. On further heating, it turns into a transparent liquid which solidified into glass-like material known as borax bead. तो यहाँ पे हम बोरेक्स को गर्म करें तो क्या होता है? तो Na2B4O7 10H2O। इसमें से वाटर कंटेंट दूर हो जाता है तो बचता है Na2B4O7। फिर इसको और फर्दर गर्म करें तो इसमें NaBO2 बनता है, तो 2NaBO2, साथ में इसमें बनता है B2O3। तो अब ये जो है इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। और B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, इसको हम क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। द मेटाबोरेट ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव characteristic colored and therefore borax bead test can be used to identify them in the laboratory। तो यहाँ पे हम बात करें तो विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का रंग विशिष्ट होता है और इसके आधार पर हम तत्वों की पहचान में बोरेक्स मन का परीक्षण यानी कि बोरेक्स बीट टेस्ट का उपयोग प्रयोगशालाओं में करते हैं। जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बुनसन बर्नर पर गर्म किया जाता है तो नीले रंग का मनका बनाते हैं। तो कोबाल्ट COO, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ किसको गर्म करते हैं? बोरेक्स को। तो Na2B4O7 को करते हैं तो यहाँ पे जो मनका बनता है उसका फॉर्मूला होता है COBO2 ट्वाइस, इसको ये मनका बनाता है। तो यहाँ हमारा बोरेक्स भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बोरेक्स के बाद में दूसरा हमारा कंपाउंड इसका आता है, महत्वपूर्ण कंपाउंड है, वो है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्मूला इज H3BO3, उसका फॉर्मूला होता है H3BO3। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच। तो उसमें वाइट क्रिस्टलाइन तो होता है और उसमें जो टच करते हैं तो चिकना लगता है वो हमें। इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठंडे पानी में वो कम विलय होता है जबकि गर्म पानी में वो अधिक विलय होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। इसको हम बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके प्राप्त कर सकते हैं। तो वो देखते हैं हम उसकी इक्वेशन Na2B4O7 प्लस HCl प्लस 5H2O। इसमें से बनता क्या है? तो NaCl, तो 2 Na है तो यहाँ पे 2NaCl होगा, साथ में 4BOH ट्वाइस, ये हमें OH थ्राइस सॉरी ये प्राप्त होता है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स एक्सेट्रा। It has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond। इसमें 3 यूनिट जो होती है वो जुड़ती है। तो वो कैसे जुड़ती है वो हम देखते हैं। ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन। चलिए अब इसमें H2O इसके साथ में मैं ले लूं तो ये H फिर O फिर B फिर O फिर H। तो
तो इस तरह से H ऑक्सीजन के बीच में आता है और ये यहाँ से भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर आगे बनता है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। चलिए अब ये स्ट्रक्चर तो हो गया। बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3 इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड है ये। तो ऑर्थोबोरिक एसिड एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। ठंडे पानी में कम विलय होता है, गर्म पानी में अधिक विलय होता है। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है वो देख लिया है हमने, इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है, मोनोबेसिक एसिड, यानी कि एक दुर्बल क्षारीय अम्ल होता है और यह प्रोटोनी अम्ल नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयनों से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो डायबोरेन होता है। तो अब इसमें बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बट एक्ट एज अ लेविस। कैसे कार्य करता है, लेविस एसिड की तरह वो कार्य करता है। एवं क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो कैसे बनाता है, BOH थ्राइस प्लस 2H2O। तो हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन BOH 4 टाइम्स -1 H2O, ये इस तरह से ये बनता है। तो ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबाव 370 केल्विन फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड एंड HbO2 which on further heating yields boric oxide। तो हम H3BO3 को गर्म करें तो सबसे पहले इसमें से क्या बनता है, HbO2 मेटाबोरिक एसिड बनता है और उसको फर्दर हम हीट अप करें तो इट फॉर्म्स B2O3, ये बनाता है बोरिक ऑक्साइड। इसका नाम है बोरिक ऑक्साइड। ये है मेटाबोरिक एसिड और ये है बोरिक एसिड। तो यहाँ हमारा बोरिक एसिड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे डायबोरेन, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।